जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M2R5 की, मतलब वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग की। ये MCQ वही है जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको M2R5 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला सवाल हमारा है www पर किसी विशिष्ट डॉक्यूमेंट या पेज का यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है। तो जो हमारा जो www पे पेज का यूनिक एड्रेस होता है वो कहलाता है URL। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके URL का फुल फॉर्म है, ये भी पूछ लिया जाता है। URL कैसा होता है, ऐसे करके होता है https://www.google.com। यही आपके क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। कहाँ पर, www पर। दूसरे सवाल की बात करते हैं। ब्राउजर और सर्वर के बीच सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करा जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, HTTP। HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। तीसरे सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। क्लाइंट साइड में जो इस्तेमाल होती है वो हमारी होती है जावास्क्रिप्ट। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। समझ गए। चौथे सवाल की बात करते हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट बदलने के लिए यूजर को मुख्य रूप से क्या करना पड़ेगा। एडमिन पैनल में जाके सेव करेंगे, नहीं भाई ये भी तो गलत है। डेटाबेस में क्वेरी चलानी पड़ेगी, नहीं। क्या पेज को रीलोड करना पड़ेगा, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोर्स कोड HTML में फाइल को मैनुअल रूप से एडिट करना होगा। समझ गए। पांचवें सवाल की बात करते हैं। जो वेबसाइट डेटाबेस से जुड़ी होती है और यूजर के इनपुट के अनुसार अलग अलग कंटेंट दिखाती है, उन्हें क्या कहते हैं। आपके जो डेटाबेस, मानो ये डेटाबेस है, इससे कोई भी वेबसाइट जुड़ी और कंटेंट उस पर लगातार बदल रहा है, तो वो ऐसी वेबसाइट कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट। क्यों, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, आपका कंटेंट फिक्स होता है। फिक्स्ड वेबसाइट का मतलब होता है इसमें भी कंटेंट फिक्स होता है। सिंगल पेज डॉक्यूमेंट, इसमें कंटेंट थोड़ी नहीं बदलेगा। तो जो कंटेंट बदलेगा वो डायनेमिक वेबसाइट में। डायनेमिक वेबसाइट का नेचर कैसा होता है, आपका डेटाबेस लगातार बदलता रहता है, जिससे आपके वेब पेज पे चीज़ें बदलती रहती हैं। ये कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट। किसकी मदद से बनाया जाता है, आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मुख्य लक्षण क्या है। वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना, नहीं। क्या आपके ब्लैक एंड व्हाइट थीम को बनाना, ये भी नहीं। एनिमेशन इफेक्ट जोड़ना, नहीं। जो हमारी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होती है उसका मतलब होता है वेबसाइट को स्क्रीन साइज, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर सही ढंग से प्रदर्शित करना। समझ गए, ठीक है। बात करते हैं सातवें सवाल की। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल मिलने वाला सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। नोटपैड प्लस प्लस, ये नहीं मिलता है। सबलाइन, ये भी नहीं मिलता। VS कोड, ये भी नहीं मिलता। तो कौन सा प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आता है, नोटपैड। समझ गए। अगले सवाल की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड वेब पेज को सेव करते समय किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाना चाहिए। TXT, नहीं, ये तो टेक्स्ट फाइल है। CSS, ये तो CSS की फाइल है। HTML, यही हमारी होती है। जो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वेब पेज बनाने के लिए आप उपयोग करते हैं। JS, ये तो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। समझ गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, HTML। बात करते हैं HTML। HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना कि HTML का पूरा नाम क्या होता है। 10वें सवाल की बात करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से मेटा डेटा और टाइटल किस सेक्शन के अंदर रखा जाता है। कौन सा सेक्शन के अंदर मेटा टैग होता है, मेटा टैग होता है आपके हेड टैग के अंदर। ये जो आपका हेड टैग होता है इसके अंदर मेटा टैग होता है। आपने HTML पढ़ा है, सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं। HTML टैग के बाद अंदर हेड टैग लगाते हैं, और यहाँ पे हेड टैग को हम क्लोज करते हैं, और हेड टैग के अंदर हमारे टाइटल टैग और मेटा टैग आते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, फिर लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। तो जो हमारे मेटा टैग होते हैं कहाँ पे होते हैं, हमारे हेड सेक्शन के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। ब्राउजर की टैब या टाइटल बार में दिखने वाले टेक्स्ट को सेट करने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता है। तो कौन सा टैग होता है, तो ब्राउजर की टैब या टाइटल बार में दिखने वाले टेक्स्ट को देखने के लिए हम टाइटल वाले टैग का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल टैग ये कहाँ पे लिखा जाता है, ये भी आपके लिखा जाता है हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर यहाँ पे हेड टैग को हमने ओपन करा, हेड टैग को क्लोज करा, इसके बीच में टाइटल टैग यहाँ पे लिखा जाता है। समझ गए।
12 नंबर सवाल की बात करते हैं। वेब पेज पर दिखाई देने वाला मुख्य कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, टेबल किस टैग के अंदर लिखा जाता है? तो जो पूरे HTML का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, पूरे HTML का मतलब वेब पेज का जो कंटेंट लिखा जाता है उसको लिखा जाता है बॉडी टैग के अंदर। समझ गए? HTML टैग क्या होता है? ये आपका पेरेंट टैग होता है, पेरेंट टैग। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग के अंदर वो जानकारी लिखी जाती है जो हमें अपने वेब पेज पर प्रदर्शित नहीं करनी है। समझ गए? अगले सवाल की बात करते हैं। HTML में सबसे छोटे आकार की हेडिंग को लिखने के लिए किस टैग का उपयोग? तो सबसे छोटी हेडिंग होती है S6 और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H1। टोटल कितनी तरीके की हेडिंग होती है HTML में? 6 तरीके के। H1 से लेके कहाँ तक? H6 तक। H1 हमारी ये है सबसे बड़ी और S6 क्या है? ये है सबसे छोटी। अगले सवाल की बात करते हैं। एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए HTML में कौन सा टैग सही है? पैराग्राफ बनाने के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं P टैग का। समझ गए? तो P टैग क्या होता है? ये आपका P टैग क्या होता है? ये आपका पैराग्राफ टैग होता है। इसका इस्तेमाल हम HTML में करते हैं, मतलब इस टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी टेक्स्ट को बोल्ड लुक देने के लिए कौन सा बेसिक टैग का उपयोग करा जाता है? तो बोल्ड देने के लिए हम B टैग का उपयोग करते हैं। और इटैलिक के लिए कौन से टैग का उपयोग करते हैं? I टैग का उपयोग करते हैं। और साथ में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम U वाले टैग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके पास कोई टेक्स्ट है, आपके पास हमने P टैग लगाया, अगर आपने यहाँ पे लिखा राम, अगर आपको लगता है इज को हमें अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ पे U टैग को क्लोज कर देंगे और लास्ट में हम P टैग को क्लोज कर देंगे। तो जो हमारा इज दिखेगा ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा, मतलब ऐसे करके दिखेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। किसी टेक्स्ट के बीच में कटने वाली रेखा, मतलब आपके पास कोई टेक्स्ट है, मतलब P लिखा हो तो उसको बीच से ऐसे काटना है। बीच से काटने की यही होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के लिए यहाँ पे टैग इस्तेमाल होता है HTML के अंदर S टैग। अगले सवाल की बात करते हैं। HTML में ड्यू टैग का प्राथमिक कार्य क्या है? ड्यू टैग का कार्य है वेब पेज के एलिमेंट को अलग अलग ब्लॉकों या सेक्शन में विभाजित करना। ये जो आपका ड्यू टैग है ये कैसा टैग है? ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग है, मतलब ये ब्लैंक टैग होता है। इसके अंदर आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। बस कोड में लिखे गए स्पेस और लाइन ब्रेक को ब्राउजर में बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता है? तो कौन से टैग का उपयोग करा जाता है? प्री टैग का उपयोग करा जाता था। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटिंग टैग। समझ गए? अगले सवाल की बात करते हैं। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग करा जाता है? हाइपरलिंक बनाने के लिए यहाँ पे A टैग का, एंकर टैग का उपयोग करा जाता है। आपकी कोई भी चीज़ लिंक बनानी, कोई भी चीज़ हाइपर लिंक बनानी, तो आप किसका टैग का इस्तेमाल करेंगे? A टैग का इस्तेमाल करेंगे। A के अंदर आप href दोगे, href के अंदर उसका सोर्स दोगे, आपको किस चीज़ को लिंक बनानी है और यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखोगे और A टैग को आप कर दोगे क्लोज। अगले सवाल की बात करते हैं। एंकर टैग में टारगेट वेबसाइट लिंक को सेट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है? अभी हमने जस्ट सीखा ऊपर, ये देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि आपके जो हाइपर लिंक होता है एंकर टैग में जो आपको लिंक सेट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है? href एट्रीब्यूट का करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C। समझ गए? देखो अब एक चीज आपको हम पहले समझाते हैं। यहाँ पे जो आपका HTML होता है इसके अंदर मान लो एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या चीज होती है। आपने यहाँ से टैग स्टार्ट करा, मतलब हमने पैराग्राफ टैग लगाया और इसके बीच में कुछ भी लिख दिया। हमने लिख दिया राम इज गोइंग, ठीक, और ये P टैग को हमने कर दिया क्लोज। ये टैग जहाँ से स्टार्ट होता है, इसके कलर को थोड़ा बदल लेते हैं। ये टैग जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड हो जाता है, ये पूरी चीज मिलके बनती है एक एलिमेंट। स्टार्ट टैग टू एंड टैग ये चीज कहलाती है एलिमेंट। अगर इसी के अंतर्गत हमने कुछ भी लिख दिया, हमने स्टाइल लिखा और कलर को कर दिया रेड, तो ये जो स्टाइल लिखा है यहाँ पे ये कहलाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? आपके टैग के अंदर कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप अपने टैग के अंदर कुछ भी एडिशनल ऐड कर देते हैं, वही कहलाता है एट्रीब्यूट। तो आपके एंकर टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है? हाइपरलिंक के लिए href। अगले सवाल की बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लिंक पर क्लिक करने पे एक नया पेज अलग टैब में ओपन हो तो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर आपको नए पेज में ओपन करना है तो जो टारगेट की वैल्यू होगी वो टारगेट को करेंगे हम ब्लैंक। ये क्या करेगा? आपके पास एक वेब पेज है, इस पर आपने कोई भी लिंक बनाई, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पेज होगा दूसरे क्या करेगा? दूसरे टैब पे खुल जाएगा। किसकी मदद से? जब आप टारगेट को ब्लैंक सेट करेंगे। समझ गए? और खुद के लिए क्या होता है? टारगेट को आप सेल्फ कर देंगे। किसी भी वेब पेज पर किसी भी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए HTML में सही टैग कौन सा है?
इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हम img टैग का इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। ये लिखते हैं img और एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोर्स। सोर्स के अंदर हम इमेज का क्या देते हैं, पाथ दे देते हैं। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं अल्टरनेटिव ALT करके। इसके अंदर क्या होता है, आप वो चीज़ें लिखते हैं, मतलब जैसे आपकी इमेज का पाथ गड़बड़ हो गया तो अल्टरनेटिव पे लिखा हुआ टेक्स्ट आपकी कहाँ पे, वेब पेज पे दिखाई देगा। कह रहा है इमेज टैग में इमेज सोर्स पाथ को सेट करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है। अभी पीछे पढ़ा है हमने, जस्ट SRC एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है। कह रहा है यदि इमेज लोड ना हो तो उस स्थान पे वैकल्पिक टेक्स्ट दिखाने के लिए img टैग में क्या लगाया जाता है। अभी पीछे देखा हमने, अगर आपके alt टैग लगाया जाता, आप alt को लगा दोगे तो अगर आपकी इमेज का सोर्स गड़बड़ होगा तो क्या होगा, आपका एक टेक्स्ट दिखाई देगा जो आप ALT टैग के अंदर लिखोगे, ALT एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे। 27 नंबर सवाल की बात करते हैं। HTML में बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए आरंभिक टैग का उपयोग करा जाता है। कौन से टैग का उपयोग करा जाता है? HTML में बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए आरंभिक कौन से टैग का उपयोग करा जाता है? जो हमारे बुलेट होते हैं, जो बुलेट्स वगैरह होती है। ये कैसी लिस्ट होती है? ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है। मतलब इसका टाइप क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? UL। तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या हो जाएगा? UL। इसका आंसर क्या हो जाएगा? UL। कह रहा नंबर वाली लिस्ट 1 2 3 बनाने के लिए मुख्य टैग कौन सा उपयोग करा जाता है? ये हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट के अंदर किसी एक आइटम या रो को दर्शाने के लिए किस टैग का उपयोग? लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम होगा उसको दिखाने के लिए LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पास आपने कोई लिस्ट बनाई, मान लो हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमको आइटम दिखाने के लिए यहाँ पे कौन सा LI टैग का इस्तेमाल करें। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया एप्पल और यहाँ पे LI को क्लोज करा और फिर हमने लिखा LI, यहाँ पे लिख दिया बनाना और इस LI को भी क्लोज करा और यहाँ पे हमने लास्ट में OL को क्लोज कर दिया। तो ऑर्डर लिस्ट ऐसे करके दिखेगा, आपको एप्पल दिखाएगा, यहाँ पे आपको बनाना दिखेगा और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्रम स्टार्ट होता है नंबर से, तो नंबर दिखेंगे। तो किसके इस्तेमाल करा जाता है? LI का। HTML टेबल बनाने के लिए पहला कंटेनर कौन सा होता है? तो HTML में टेबल बनाने के लिए सबसे पहला कंटेनर होता है टेबल। अब टेबल टैग के अंदर ही, मतलब इस टेबल टैग के अंदर आप पूरे टेबल को क्रिएट करोगे। समझ गए? कह रहा टेबल में नई रो जोड़ने के लिए किस टैग? टेबल में रो जोड़ने के लिए TR टैग का उपयोग करते हैं। टेबल रो के अंदर सामान्यतः डेटा सेल को बनाने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता है? जो टेबल की रो है उसके अंदर सामान्यतः डेटा सेल को बनाने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता है? टेबल के अंदर जो डेटा फिल करा जाएगा वो TD, टेबल डेटा। TD का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा। अगर डेटा को फिल करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? TD टैग का इस्तेमाल करोगे। अगला कह रहा टेबल में 2 या 2 से अधिक रो को आपस में वर्टिकली मर्ज करने के लिए किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करा जाता है? टेबल में आपस में मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग रो स्पैन का। अगर आपको रो को वर्टिकली मर्ज करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? रो स्पैन का। अगर कॉलन को करना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? फिर कॉलन स्पैन का करते हैं। अगला कह रहा कि यूजर से इनपुट डेटा एकत्र करने के लिए बनाए जाने वाले मुख्य कंटेनर का नाम क्या है? मुख्य कंटेनर का नाम क्या है? फॉर्म। आप क्या करोगे? फॉर्म भरोगे। आप फॉर्म टैग का इस्तेमाल करके एक फॉर्म बनाओगे आप यूजर से डेटा को एकत्र करने के लिए। HTML में कोई भी डेटा आपको लेना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। फॉर्म में एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए सही इनपुट क्या है? टेक्स्ट को सही बनाने के लिए फॉर्म में एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सही इनपुट क्या है? आप टाइप को टेक्स्ट कर दोगे। अगर आपको टेक्स्ट बनाना है तो आप टाइप को क्या करोगे? टेक्स्ट करोगे। फिर कह रहा यूजर में कई लाइनों में एक बड़ा टेस्ट जैसे फीडबैक या पता लेने के लिए किसका उपयोग करोगे? आप किसका उपयोग करोगे? टेस्ट एरिया का उपयोग करोगे। दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की अनुमति देने के लिए किस इनपुट डेटा टाइप का इस्तेमाल करता है? आप किसका इस्तेमाल करोगे? रेडियो का इस्तेमाल करोगे। कि रेडियो क्या करता है? रेडियो आपको ऑप्शन चुनने का विकल्प देता है। आप मान लो यहाँ पे मेल आप लिख देते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं? फीमेल लिख सकते हैं। अगर आप जेंडर चुनना होगा तो किसी एक को चुन पाओगे, मेल या तो फीमेल को। किसकी मदद से बनाए जाते हैं? रेडियो की मदद से बनाए जाते हैं। एक साथ कई सारे अधिक विकल्पों को सिलेक्ट करने की अनुमति देने के लिए फॉर्म में क्या बनाया जाता है? फॉर्म में बनाया जाता है भैया चेक बॉक्स। कई सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। मतलब आपको सिटी बनाना है तो आपने यहाँ पे आगरा लिखा है, यहाँ पे आपने कानपुर लिखा है। भैया दोनों को सिलेक्ट करना है तो हमारा चेक बॉक्स ऐसे होगा। जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स ऐसे हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? चेक बॉक्स। अगला सवाल कह रहा है फॉर्म में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मुख्य टैब से किसका उपयोग करा जाता है? ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट टैग का उपयोग करा जाता है। ड्रॉप डाउन क्या होता है?
आपके कई सारे मल्टीपल ऑप्शन खुल जाते हैं। मान लो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन लिखे, आपने कोर्सेज लिखे, ओ लेवल, ट्रिपल सी, ये ADC, ये सारे लिखे हैं। तो ड्रॉप डाउन पे, जैसे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट टैग का उपयोग करते हैं। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज आपको कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। समझ गए? अगला कह रहा आप पूरे फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सबमिट करने के लिए सही बटन बनाने के लिए सही इनपुट क्या है? भैया बटन को आप क्या कर दोगे? सबमिट कर दोगे। टाइप सबमिट। कह रहा पुराने ब्राउजरों में एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक HTML पेजों को विभाजित करने के लिए किस टैग का उपयोग करा जाता जो अब HTML5 से हट गया? तो कौन सा टैग था? फ्रेम सेट। फ्रेम सेट में क्या होता था? आप कई सारी स्क्रीन बना सकते थे एक ही पेज के अंदर। मतलब आप आपके पास ये स्क्रीन थी, मान लो ये पूरी स्क्रीन थी, ठीक, आप स्क्रीन में कई सारे वेब पेजों को एक साथ दिखा सकते थे। किसकी मदद से? वो था फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती थी कि हमको बॉडी टैग क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता था। अगर आप बॉडी टैग भी लगा रखे तो आपका फ्रेम सेट टैग कभी काम नहीं करता था। ठीक, अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल में क्या है कि HTML5 का पहला और मूल डॉक्यूमेंट डेटा टाइप क्या है? पहला और मूल डॉक्यूमेंट क्या है आपका? आपको लिखना पड़ेगा HTML5 के अंदर भैया डॉक टाइप को HTML करना पड़ेगा, मतलब आपको डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। ये इससे पता चलेगा कि आप HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपके कभी भी डॉक्यूमेंट को पता नहीं चल पाएगा कि आप HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि HTML5 में पेश किए गए सिमेंटिक एलिमेंट वेबसाइट में मुख्य नेविगेशन लिंक बॉक्स को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? नेविगेशन को दिखाने के लिए न्यू टैग का उपयोग करा जाता है। समझ गए? अगला बात करते हैं, 44 नंबर सवाल की बात करते हैं। किसी वेब पेज के सबसे निचले हिस्से मतलब फुटर को दर्शाने के लिए HTML5 में सही सिमेंटिक टैग कौन सा था? भैया सही टैग कौन सा है? फुटर। अगले सवाल की बात करते हैं। HTML5 में फॉर्म में यह अनिवार्य करने के लिए कि डेटा HTML5 में यह अनिवार्य करने के लिए कि यूजर बिना डेटा फॉर्म भरे सबमिट न कर पाए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है? कौन सा एट्रीब्यूट होता है? रिक्वायर्ड। आप अगर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को लगा देते हैं तो आपको वो फील्ड फिल ही करनी पड़ेगी। बिना फील्ड को फिल करे आप आगे फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। समझ गए? अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा कि पेज के लोड होते ही कर्सर को अपने आप निश्चित इनपुट फील्ड में एक्टिव करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है? कौन सा एट्रीब्यूट होता है? ऑटो फोकस। किसका इस्तेमाल करा जाता है? ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस क्या करता है? पेज के लोड होते ही कर्सर अपने आप उसी निश्चित इनपुट फील्ड में चला जाता है। तो किसकी मदद से? ऑटो फोकस। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 47 नंबर सवाल की बात करते हैं। HTML फॉर्म में नंबर इनपुट करने के लिए किस प्रकार के इनपुट का प्रयोग करा जाता है जिसमें से अप डाउन एरो होते हैं? कौन सा? आपके टाइप को आपको करना पड़ेगा नंबर। CSS का पूरा नाम क्या है? CSS का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या काम करती? ये आपके HTML डॉक्यूमेंट को क्या करती? डिजाइन करने का काम करती है। और CSS कितने तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है? 3 तरीके से। सबसे पहले इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। ये 3 तरीके से हम CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ गए? 49 नंबर सवाल की बात करते हैं। स्टाइल को सीधे HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया इनलाइन CSS। अगर आप CSS को अंदर ही लिख दोगे तो वो कहलाएगी, आपके HTML टैग के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया तो कहलाएगी इनलाइन CSS। मान लो आपने P टैग इस्तेमाल करा, P टैग के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल और स्टाइल में लिख दिया कलर और कलर को कर दिया रेड और यहाँ पे राम लिख दिया और ये P टैग को क्लोज कर दिया। तो ये जो स्टाइल इस्तेमाल करा गया ये कहलाती है भैया इनलाइन CSS। क्या है? हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के भीतर लिखे जाने वाले CSS। स्टाइल टैग के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो कहलाते हैं इंटरनल CSS। समझ गए? इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको स्टाइल टैग लगाना पड़ता है और यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज करना पड़ता है और इसी के बीच में आपको पूरी CSS लिखनी होती है। एक्सटर्नल CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? क्या एक्सटेंशन? .css होता है। एक एक्सटर्नल CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए हेड सेक्शन में किस टैग का उपयोग करा जाता है? कौन सा टैग होता है? लिंक टैग का उपयोग करा जाता है कि नहीं है? लिंक टैग के जरिए ही आप क्या कर सकते हैं? आप HTMल डॉक्यूमेंट को CSS से कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? किसकी मदद से? लिंक टैग की मदद से। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए किस सिंबल का? यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये स्टार वाला सिंबल, ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये सब कुछ पूरा सिलेक्ट कर लेता है HTML डॉक्यूमेंट में। अगला कह रहा कि आईडी वाले CSS में किसी विशिष्ट आईडी वाले एलिमेंट को टारगेट करने के लिए पहले से सिलेक्टर में क्या लगाया जाता है? आईडी के लिए आप लगाते हैं हैश लगाते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी एलिमेंट को आईडी देते हो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको हैश वाले सिंबल का उपयोग करा जाता है। और यहीं पे
क्लास के लिए किस वाले क्लास वाले मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए सिलेक्टर में पहले क्या लगाया जाता है, आप उसको लगाते हैं डॉट सिंबल लगाते हैं। डॉट सिंबल का मतलब ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं। किसी एलिमेंट का टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप सीएसएस की किस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं? टेक्स्ट का कलर बदलना है तो कलर वाले प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। 57 नंबर सवाल की बात करते हैं। किसी भी वेब पेज में पूरा बैकग्राउंड कलर करने के लिए सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टी होती है जो आपके पूरे बैकग्राउंड के कलर को क्या करती है? बदल देती है। अगला कह रहा है सीएसएस बॉक्स मॉडल के अनुसार कंटेंट और बॉर्डर के बीच आंतरिक खाली स्पेस को क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पे होता कंटेंट। क्या होता? कंटेंट होता। कंटेंट के ऊपर जो स्पेस होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी पैडिंग। क्या कहलाती है? पैडिंग। और जो पैडिंग के ऊपर होती है, पैडिंग के ऊपर होती है ये कहलाती है बॉर्डर। और बॉर्डर के आउटसाइडर स्पेस क्या होती है? मार्जिन। इतनी चीज समझ में आई? तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच आंतरिक स्पेस को कहते हैं। ये हमारा कंटेंट था, ये हमारा बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस क्या कहलाती है? पैडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए? आपके सीएसएस बॉक्स मॉडल से सवाल बनेगा ही बनेगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। तो आपने इसको समझ लिया। सबसे पहले आता कंटेंट, कंटेंट के ऊपर आता पैडिंग, पैडिंग के ऊपर आता है बॉर्डर, और बॉर्डर के ऊपर क्या आता है? मार्जिन। समझ गए? एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर की खाली जगह को क्या कहा जाता है? जब अन्य एलिमेंट से दूरी बनाता है। अभी हमने देखा सबसे बॉर्डर के बाहर की जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। किसी एलिमेंट के चारों ओर बॉर्डर की मोटाई, स्टाइल, कलर, रंग को एक साथ सेट करने वाली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का सही सिंटेक्स क्या है? सही सिंटेक्स क्या है भाई? देखो बॉर्डर आपको चारों ओर लगाना है तो आप बॉर्डर दोगे, ये बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए? किसी भी एलिमेंट के चारों ओर बॉर्डर की मोटाई, स्टाइल, रंग बदलने के लिए कौन सा? बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। आप शॉर्ट में लगा सकते हैं कि भैया आपने 2 पिक्सल क्या दिया? 2 पिक्सल आपने बॉर्डर की साइज दी, और आपने बॉर्डर का टाइप दिया, किस तरीके का बॉर्डर आएगा, और कलर दिया। समझ गए? अब यहाँ पे जो बॉर्डर के टाइप होते हैं, जैसे अभी सॉलिड है, ऐसे करके आपके डैश्ड आता है, फिर आपका ऐसे डॉटेड आता है। कई सारे बॉर्डर की स्टाइल है, आप किसी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड रूप क्या है? बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कलर का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। हाइपरलिंक में डिफॉल्ट अंडरलाइन। देखो अगर हाइपरलिंक लगाते हैं, आप मान लो आप किसी चीज़ को लिंक बनाते हैं, हमने मान लो एक यहाँ पे लिखा गूगल, गूगल हमने लिखा, इसके नीचे जब हाइपरलिंक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक नीचे लाइन आ जाती। इस लाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता? टेस्ट डेकोरेशन को नन करना होता। अगर आप टेस्ट डेकोरेशन को नन करते तो आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखा दिखेगा गूगल। समझ गए? अगले सवाल की बात करते हैं। W3 CSS किस प्रकार का फ्रेमवर्क है? किस प्रकार से CSS का फ्रेमवर्क है जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में आपकी मदद करता है? 63 नंबर सवाल की बात करते हैं। जो आपका W3 CSS फ्रेमवर्क किस संस्था या वेबसाइट द्वारा तैयार किया गया? उसको तैयार किया गया W3 स्कूल के द्वारा। 64 नंबर सवाल क्या कहता है? W3 CSS में किसी एलिमेंट को सुंदर कार्ड लुक देने के लिए, शैडो देने के लिए किस क्लास का उपयोग करा जाता है? कौन सा क्लास होते हैं? W3 कार्ड 4। अगले सवाल की बात करते हैं। W3 CSS में W3 कंटेनर क्लास एलिमेंट लेफ्ट और राइट में कितने पिक्सल की पैडिंग देता है? बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग होती है वो आपकी होती है 16 पिक्सल की। कितने पिक्सल की होती है? 16 पिक्सल की होती है। और क्या अगले सवाल की बात करते हैं। W3 CSS के अंतर्गत ग्रिड सिस्टम में कुल कितनी कॉलम, मतलब कुल कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल जो कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो टोटल कॉलम्स होते हैं 12 W3 CSS ग्रिड के अंतर्गत। जावा स्क्रिप्ट का प्राथमिक उपयोग वेब डेवलपमेंट में किसके लिए किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करा जाता है वेब पेजों को डायनामिक और इंटरेक्टिव, मतलब लॉजिकल व्यवहार बनाने के लिए। जावा स्क्रिप्ट क्या, देखो हमने आपको बताया था, जो आपका HTML होता है और ये CSS होता है, यहाँ पे JS होता है। HTML क्या होता है? ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। CSS क्या होता है? इस HTML को स्टाइल करना। और JS क्या होता है? ये आपके फाइल का ब्रेन होता है, मतलब लॉजिक लिखने का काम करता है। तो भैया अगर आपको किसी भी वेबसाइट को डायनामिक बनाना तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? JS का, जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मानक स्टैंडर्ड में कीवर्ड का उपयोग करा जाता है, जो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कौन सा होता है? आपका लेट। समझ गए? देखो जावा स्क्रिप्ट में 3 तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पुराना तरीका था वेर, उसके बाद आपके ES6 के अंदर 2 नए तरीके लगे, लेट और कॉन्स्ट। लेट और कॉन्स्ट ये दोनों क्या थे? ये दोनों आपके ब्लॉक स्कोप थे। वेर कैसा था? वेर आपका फंक्शन स्कोप था। समझ गए? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड में किस कीवर्ड का उपयोग, जो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप कौन सा होता है? तो ये लेट होता है।
अगले सवाल में कह रहा है जावास्क्रिप्ट का कौन सा इनबिल्ट पॉपअप फंक्शन जो स्क्रीन पर केवल ओके बटन के साथ मैसेज दिखाता है, कौन सा दिखाता है? ये आपका दिखाता है अलर्ट देता है, ये आपसे अलर्ट देता है, आपको ओके कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है यूजर से टेक्स्ट इनपुट प्राप्त करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट बॉक्स का उपयोग करा जाता है जिसमें ओके और कैंसिल दोनों बटन होते हैं? कौन सा होता है? प्रॉम्प्ट। यूजर से जो इनपुट लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रॉम्प्ट का। समझ गया? देखो, अगर आपको कोई भी संदेश दिखाना, कोई भी मैसेज दिखाना, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? अलर्ट का। अगर आपको क्या करना, यूजर से इनपुट लेना, तो किसका इस्तेमाल करोगे? प्रॉम्प्ट का। अगर आपको क्या करना कि यूजर से कंफर्मेशन लेना, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कंफर्म का। समझ गए? अगला सवाल कह रहा कि जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन को डिफाइन करने का सही सिंटेक्स क्या है? तो आपको सबसे पहले क्या लिखना? फंक्शन लिखना, फंक्शन कीवर्ड लगाना और इस फंक्शन का नाम देना। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है एंगुलर जेएस मूलतः किस भाषा पर आधारित एवं एक लोकप्रिय फ्रेमवर्क है? कौन सी भाषा का है? जावास्क्रिप्ट। एंगुलर जेएस किसका है फ्रेमवर्क? ये है जावा स्क्रिप्ट का। अगले सवाल क्या कहते हैं फोटो एडिटर टूल फोटोशॉप या जीआईएमपी में सिंगल क्लिक करने पे एक जैसे रंग वाले एरिया को सिलेक्ट करने के लिए किस टूल का उपयोग करा जाता है? मैजिक वैन टूल का। ये क्या काम करता है? ये आपके एक जैसे कलर, मान लो आपके कोई आपने इमेज है, आपने उस पर कोई भी कलर क्लिक करा तो उससे रिलेटेड जो भी कलर जहाँ फिल है उसको क्या करेगा? ये सिलेक्ट कर लेगा। तो कौन सा टूल होता है? मैजिक वैन टूल। अगला सवाल कह रहा है इमेज एडिटिंग में लेयर का क्या अर्थ है? लेयर का क्या अर्थ है? रेजुलेशन को बढ़ाना? नहीं भैया। इमेज को कंप्रेस करना? नहीं। इमेज कलर के फॉर्मेट को बदलना? नहीं। क्या करेगा? विभिन्न कंपोनेंट को अलग अलग स्तरों पर रखना ताकि वो एक दूसरे को प्रभावित करे बिना एडिट हो सके। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि फोटो एडिटर में इमेज के किसी हिस्से को काटने के लिए किस टूल का उपयोग करा जाता है? तो कौन सा टूल हो जाता है? किसी हिस्से को काटना है तो आप क्रॉप टूल का उपयोग करोगे। अगले सवाल क्या कह रहा है इंटरनेट मानकों के संदर्भ में एसजीएमएल का क्या? एसजीएमएल मतलब स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अपनी स्थानीय फाइल को इंटरनेट या सर्वर से लाइव होस्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है वेब होस्टिंग। क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग। आपके पास कोई फाइल है, आप उसको इंटरनेट पे रखना चाहते हो, तो इंटरनेट पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको होस्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है ब्राउजर और सर्वर के बीच सुरक्षित इंक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा? एचटीटीपी तो होगा नहीं, क्योंकि इस पे क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? इंक्रिप्टेड नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एफटीपी तो फाइल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, एसएमटीपी है तो ईमेल के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एचटीटीपीएस। ये क्या कहता है? एस का मतलब यहाँ पे होता है, जो देखो, जो आपका एचटीटीपीएस होता है, यहाँ पे एस का मतलब क्या होता था? सिक्योर। और ये एस किसकी वजह से मिलता है? तो आपके पास दो तरीके के यहाँ पे क्या होता है? सर्टिफिकेट काम करते हैं। एक आपका होता है एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, एक होता है टीएलएस मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये दो तरीके की सिक्योरिटी काम करती है आपके इंटरनेट पे एचटीटीपी के साथ। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक साथ कई अलग अलग सर्च इंजनों के परिणामों को मिलाकर यूजर में दिखाई देने वाला सर्च इंजन को क्या कहता है? तो क्या कहते हैं? मेटा सर्च इंजन कहते हैं। 80 नंबर सवाल की बात करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में कमेंट लिखने का क्या उद्देश्य होता है? एचटीएमएल में कमेंट लिखने का उद्देश्य क्या होता है? कोड की व्याख्या, नोट्स लिखना जो ब्राउजर पे नहीं दिखाई देते हैं। अगला सवाल कह रहा है 81 नंबर टेबल हेडिंग टीएस लिखने के लिए टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट और स्टाइल क्या होता है? क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइंड होता है और बोल्ड होता है, जो आपके टेबल की हेडिंग होती है टीएच के अंदर जो भी लिखते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगले सवाल की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा एट्रीब्यूट किसी टेबल सेल कई कॉलम को फैलाने मतलब मर्ज करने की अनुमति देता है? अगर आपको कॉलम को भैया मर्ज करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कॉल स्पैन का। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कि सवाल कह रहा है कि एचटीएमएल फॉर्म के अंदर किस एट्रीब्यूट का उपयोग करा जाता है यह तय करने के लिए कि डेटा किस पेज पे भेजा जाएगा। आपने फॉर्म टैग बनाया, फॉर्म टैग बना, फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। एक एक्शन, एक्शन के अंदर क्या होता है? उस पेज का एड्रेस होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर करना। दूसरा क्या होता है? मेथड होता है। मेथड क्या करता है? ये तरीका होता है कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, गेट होगा कि पेज पोस्ट होगा। तो मतलब आपको डेटा किस पेज पर भेजा जाएगा वो कौन निर्दिष्ट करता है? वो एक्शन निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर रहा है अगले सवाल में कह रहा है फॉर्म डेटा सर्वर पे भेजते समय यूआरएल में डेटा छुपाकर सुरक्षित रूप से भेजने के लिए एचटीटीपी मेथड का उपयोग करता है। अगर देखो दो तरीके के मेथड हो रहा है, एक गेट है, एक पोस्ट है। गेट क्या करता है? आपकी डिटेल्स को कहाँ पे दिखा देता है? यूआरएल पे दिखा देता है, तो ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्या होता है? ये यूआरएल से छिपा के क्या आता है? इन्फॉर्मेशन को भेजता है, मतलब ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर भी है। तो कौन सा मेथड हो गया? पोस्ट। HTML5 में नया जोड़ा गया कौन सा इनपुट टाइप?
यूजर को एक स्लाइडर कंट्रोलर प्रदान करता है। कौन सा भैया, कौन सा आपका यूजर को एक स्लाइडर कंट्रोलर कौन सा है, रेंज। ये क्या करता है भैया, आपको यूजर को एक स्लाइडर दे देता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी रेंज आपको चाहिए। समझ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। HTML5 में ऑडियो वीडियो ट्रैक करने के लिए कैप्शन में सबटाइटल जोड़ने के लिए किसका उपयोग करा जाता है, कौन सा टैग होता है, ट्रैक टैग होता है। ये क्या होता है, सबटाइटल जोड़ने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की बात करते हैं, किसी विशिष्ट बाहरी स्टाइल शीट को इंपोर्ट करने के लिए CSS फाइल के अंदर किस रूल का उपयोग करा जाता है, तो कौन सा, इंपोर्ट का इस्तेमाल करा जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं, CSS में टेक्स्ट फाइल को पूरी तरीके से अपर केस में बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का, तो अपर केस में कोई चीज़ बदलनी है तो आपको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना करेगा अपर केस में, तो क्या हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, CSS में ID सिलेक्टर को दर्शाने के लिए किस सिंबल का, ID के लिए क्या होता है, ID के लिए आपको है सिंबल इस्तेमाल को, अभी हमने देखो तो पढ़ा था। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है, आपके ID के लिए हैज होता है, और आपके क्लास के लिए कौन सा होता है, डॉट वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। CSS में किसी फॉन्ट मतलब एरियल रोमन ये सेट करने के लिए प्रॉपर्टी कौन सा होता है, भैया ये फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली मतलब ऑप्शन नंबर बी। कह रहा W3 CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड लाल या सफ़ेद टेक्स्ट दिखाने के लिए किस क्लास का उपयोग करेंगे, लाल दिखाने के लिए W3 रेड करेंगे, और वाइट दिखाने के लिए टेक्स्ट का कलर दिखाने के लिए W3 टेक्स्ट वाइट। मतलब अगर बैकग्राउंड कलर आपको बदलना है तो आप क्या करोगे, W3 लिखोगे और कलर का नाम लिख दोगे। अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो आप क्या करोगे, W3 करोगे, टेक्स्ट लिखोगे और आपके कलर का आगे नाम दे दोगे। मतलब कलर हमने रेड दे दिया तो रेड हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, W3 में टॉप और बॉटम मार्जिन के साथ पैडिंग देने वाले डिस्प्ले बॉक्स मतलब विशेष अलर्ट या नोट्स को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, W3 पैनल। अगले सवाल की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट में दो वैल्यूज की समानता बिना टाइप चेक करे जांचने के लिए ऑपरेटर का उपयोग होता है, तो कौन सा, बिना आपको टाइप भी नहीं चेक करना तो बिना टाइप चेक करे तो ये वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, डबल इक्वल टू। देखो हमारी बात समझो, अगर आपने ये 5 लिखा और यहाँ पे स्ट्रिंग में 5 लिखा तो ये हमेशा रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जो डबल इक्वल टू है ये चेक करता है केवल वैल्यू को। ठीक, अगर आपने यहाँ पे ये 5 था, एक ये 5 है, अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा होता तो ये हमेशा देता है फॉल्स। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो चेक करता है, 5 तो चेक करता है, लेकिन ये साथ में टाइप को चेक करता है। ये नंबर टाइप था, ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप था, इसीलिए इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो आपका क्या करता है, कह रहा कि दो वैल्यूज बिना टाइप चेक करे, तो बिना टाइप को नहीं चेक करना तो डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। समझ गया। जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कड़ाई से समानता मतलब स्ट्रिक्ट इक्वलिटी जांच करने के लिए कौन सा ऑपरेटर, अभी हमने पढ़ा भैया। अगर आपको भैया टाइप भी चेक करना है तो आप ट्रिपल इक्वल टू का इस्तेमाल करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोटो एडिटर में किसी हिस्से की हूबहू कॉपी करने या सैंपल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रिंट करने वाले टूल का नाम क्या था भैया, क्लोन स्टैम्प टूल। ये क्या काम करता है भैया, किसी हिस्से की हूबहू कॉपी बना लेता है। ठीक भाई। 96 नंबर सवाल की बात करते हैं। ये क्या कह रहा, ये कह रहा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किसी अन्य ऑब्जेक्ट को स्केल या रोटेट फ्लिप करने वाले मोड को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, ट्रांसफर टूल कहते हैं। कह रहा वेब पब्लिशिंग के अंतर्गत फाइलों को कंप्यूटर सर्वर पे डेटा ट्रांसफर करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता था भैया, FTP क्लाइंट। आपको फाइल ट्रांसफर करना, कंप्यूटर्स में फाइल ट्रांसफर, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये इस्तेमाल होगा तो FTP क्लाइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर सवाल कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं, कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं, ये भी आपका वेब ब्राउजर है। ठीक, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी वेब ब्राउजर, अपाची क्या है, ये भी एक वेब सर्वर है। क्या है, वेब सर्वर, ये वेब ब्राउजर नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। 99 नंबर सवाल की बात करते हैं। 99 नंबर सवाल में क्या कह रहा, HTML फॉर्म में प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का क्या कार्य होता है। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, ये इनपुट फील्ड को लॉक करेगा, नहीं भैया ये तो काम नहीं होता। ऑटो फॉर्म को सबमिट करना, ये भी नहीं होता। बैकग्राउंड कलर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, इनपुट फील्ड के अंदर एक हल्का संकेत या गाइड टेक्स्ट दिखाना जो टाइप करते ही गायब हो जाता है। प्लेस होल्डर का काम ये होता है। अगले सवाल की बात करते हैं, 100 नंबर सवाल की। ठीक, CSS में फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग करा जाता है। फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, तो फॉन्ट वेट को हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे 100 MCQ तक। अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट 100 MCQ की, वो कौन कौन से MCQ हैं तो उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।